अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दास्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, जो कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की हकीकी ज़िंदगी पर मबनी दास्तान है। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। रात आधी गुजर गई, सहरा पुरसुकून और खामोश रहा। फिर अचानक उनके गिर्द स्याह भूतों जैसे बड़े बड़े साए दौड़ने लगे। ऊंटों के कदमों की धमक सुनाई दे रही थी और जमीन हिल रही थी। ऊंटों की तादाद 10 से ज्यादा मालूम होती थी। उन पर एक एक सवार था। वो मुहाफिजों वगैरह को दहशतज़दा करने के लिए उनके इर्द गिर्द ऊंटों को दौड़ा रहे थे। 3-4 चक्कर पूरे करके एक ने ललकारा, लड़कियां हमारे हवाले कर दो, तुमसे कुछ और लिए बगैर हम चले जाएंगे। उसके जवाब में हदीद ने लेटे लेटे पहला तीर चलाया। जिसे तीर लगा उसकी बड़ी जोर की आवाज सुनाई दी। दूसरे मुहाफिजों ने भी लेटे लेटे एक एक तीर चलाया। 2 ऊंट बिलबिला कर बोले और बेकाबू हो गए। हदीद ने लड़कियों से कहा, भागना नहीं, हमारे साथ रहना। शुतर सवारों में से किसी ने कहा, टूट पड़ो, किसी को जिंदा न छोड़ो, लड़कियों को उठा लो। सहरा की रात इतनी शफाफ होती है कि चांदनी न हो तो भी कुछ दूर तक नजर आ जाता है। शुतर सवार ऊंटों से कूद आए। फिर तलवारें और बर्छियां टकराने का और दोनों फरीकों की ललकार का शोर रात का जिगर चाक करने लगा। किसी को एक दूसरे का होश न रहा। हदीद और मुहाफिज ने लड़कियों को इस तरह अपने दरमियान कर लिया था कि मुहाफिजों की पीठें लड़कियों की तरफ थीं। लड़कियों ने कई बार कहा कि हमें भी कुछ दो। हदीद ने कहा, मेरी तलवार निकाल लो। वो खुद बर्छी से लड़ रहा था। एक लड़की ने उसकी न्याम से तलवार निकाल ली और दोनों मुहाफिजों के दरमियान से निकल गई। हदीद ने उसे कहा, हमसे जुदा न होना लड़की। डाकुओं का ज्यादा हल्ला लड़कियों पर था। आलिम की कोई आवाज नहीं सुनाई दी। ये मार का बहुत देर लड़ा जाता रहा। आदमी बिखरते चले गए। मुहाफिज एक दूसरे को पुकारते रहे, फिर उनकी पुकार खत्म हो गई। मार्के का शोर भी कम होता गया। हदीद ने अपने साथियों को पुकारा लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। वो उसे पुकार रही थी। उसके साथ ही एक घोड़े के सरपट दौड़ने की आवाज सुनाई दी। हदीद समझ गया कि कोई डाकू एक लड़की को ऊंट की बजाय किसी मुहाफिज के घोड़े पर डालकर ले गया है। वो दौड़कर एक घोड़े तक पहुंचा। जीन कसी हुई थी। वो घोड़े पर सवार हुआ और भागने वाले घोड़े के टापों की आवाज पर ताकुब में गया। दूसरी लड़की के मुताल्लिक उसे मालूम नहीं था कि कहाँ है। उसने घोड़े को एड़ लगाई। सहरा में कोई रुकावट, कोई नदी नाला नहीं था। घोड़ा हवा से बातें करने लगा। अगला घोड़ा भी अच्छी नस्ल का था। फर्क ये कि उस घोड़े पर 2 सवार थे। कोई 1 मील बाद हदीद को अगले घोड़े का साया नजर आने लगा। उसने ताकुब जारी रखा। फासला कम हो रहा था। हदीद ने महसूस किया कि उसके पीछे भी एक घोड़ा आ रहा है, जिसका सवार मुहाफिज भी हो सकता था, डाकू भी। उसने घूम कर देखा। पिछला घोड़ा करीब आ गया था। हदीद ने पुकारा, कौन है? उसे जवाब न मिला। उसने ताकुब जारी रखा और घोड़े को और ज्यादा तेज करने की कोशिश करने लगा। अगला घोड़ा सीधा जा रहा था। उसकी बाग शायद लड़की के हाथ में आ गई थी, क्योंकि हदीद देख रहा था कि वो घोड़ा दाएं बाएं हो रहा है और उसकी रफ्तार भी घटती जा रही है। वो उस तक पहुंच गया। उसके पास बर्छी थी। उसने अगले सवार के पहलू पर जाकर बर्छी का वार किया, लेकिन वो घोड़ा एक तरफ हो गया। सवार तो बच गया, बर्छी घोड़े को लगी। हदीद ने घोड़ा रोका और घुमाया। दूसरा सवार भी घोड़े को घुमाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लड़की जो उसके आगे बैठी थी बागें इधर उधर करके घोड़े का रुख सही नहीं होने देती थी। हदीद ने लड़की को पुकारा तो लड़की और ज्यादा दलेर हो गई। सवार लड़की को साथ लिए घोड़े से कूद गया और उसने अपने घोड़े को ढाल बना लिया। हदीद अपने घोड़े को घुमा घुमा कर लाता, मगर जिधर से भी वार करने आता डाकू लड़की को साथ लिए अपने घोड़े की ओट में हो जाता। आखिर हदीद घोड़े से उतर आया। इतने में दूसरा सवार भी आ गया। वो मुहाफिज नहीं, डाकू था। वो भी घोड़े से उतर आया। हदीद ने उन्हें ललकारा, लड़की को नहीं ले जा सकोगे। एक डाकू ने लड़की को दबोचे रखा और दूसरा हदीद से लड़ने लगा। लड़की के पास अब तलवार नहीं थी। दूसरे डाकू ने लड़की को छोड़ दिया और वो हदीद पर टूट पड़ा। हदीद ने लड़की को पुकार कर कहा, तुम घोड़े पर बैठो और शोबक की तरफ निकल जाओ। मैं इन दोनों को तुम्हारे पीछे नहीं आने दूंगा। मगर लड़की वहीं खड़ी रही। हदीद ने दोनों का खूब मुकाबला किया। डाकुओं ने उसे बार बार कहा, एक लड़की के लिए अपनी जान मत गवाओ। हदीद ने हर बार यही जवाब दिया, पहले मेरी जान लो, फिर लड़की को ले जाना। उसने कई बार लड़की से कहा, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो, भागो यहाँ से। आखिर लड़की ने कहा, तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। हदीद जख्मी होने लगा। उसने एक बार फिर लड़की से कहा, मैं जख्मी हो गया हूँ, मेरे मरने से पहले तुम निकल जाओ। एक डाकू लड़की की तरफ घूमा। हदीद को मौका मिला। उसने बर्छी उसके पहलू में उतार दी, लेकिन उस वक्त दूसरे डाकू की तलवार उसके कंधे पर लगी। लड़की ने एक डाकू को गिरते देख लिया। उसने दौड़कर उसकी तलवार ले ली और पीछे से आकर दूसरे डाकू की पीठ में बर्छी की तरह उतार दी। वो संभलने लगा तो आगे से हदीद की बर्छी उसके सीने में उतर गई। वो डाकू भी खत्म हो गया, मगर उसके साथ ही हदीद भी खड़ा रहने के काबिल न रहा। लड़की ने उसे सहारा दिया तो उसने कहा, तुम ठीक हो ना, मुझे छोड़ दो, घोड़े पर बैठो और फौरन शोबक को रवाना हो जाओ, अल्लाह तुम्हें खैरियत से पहुंचा देगा।
शोबक दूर नहीं, अपने साथियों की तरफ न जाना, वहां शायद कोई जिंदा न हो। लड़की ने उससे पूछा, जख्म कहाँ कहाँ है? हदीद ने कहा, मुझे मरने दो लड़की, तुम निकल जाओ, खुदा के लिए मेरा फर्ज तुम खुद ही पूरा करो, कहीं ऐसा ना हो कि कोई और कज़ाक इधर आ निकले। लड़की की गलत फहमी और शुकूक रफा हो चुके थे। वो समझ गई थी कि इस शख्स ने इसकी खातिर जान खतरे में डाली है। उसने उसे अकेला छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दौड़ कर गई, घोड़े की जीन के साथ बंधी हुई पानी की छागल खोली और हदीद के मुंह के साथ लगा दी। उसे पानी पिलाकर छागल घोड़े के साथ बांधी और उससे पूछने लगी कि उसके जख्म कहाँ हैं। हदीद ने उसे जख्म बताए तो उसने अपने कपड़े फाड़े और कुछ टुकड़े हदीद के लिबास से फाड़े। उन्हें पानी में भिगोकर उसने हदीद के जख्मों पर बांध दिया। उसे इस काम की ट्रेनिंग दी गई थी। उसने हदीद को सहारा देकर उठाया और घोड़े तक ले गई। बड़ी मुश्किल से उसे घोड़े पर बिठाया। खुद दूसरे घोड़े पर बैठने लगी तो हदीद ने कहा, मैं अकेला घोड़े पर नहीं बैठ सकूंगा, वहां 3 घोड़े हैं। लड़की ने ये दानिशमंदी की कि घोड़े जाया करने मुनासिब न समझे। 2 घोड़ों की बागें एक घोड़े की जीन के पीछे बांध दी और खुद हदीद के पीछे सवार हो गई। उसने हदीद की पीठ अपने सीने से लगा ली और उसका सर अपने कंधे पर डाल लिया। शोबक की समत बता सकते हो? लड़की ने पूछा। हदीद ने आसमान की तरफ देखा, सितारे देखे और एक तरफ इशारा करके कहा, उस रुख को चलो। फिर उसने कहा, मैं शायद जिंदा न रह सकूं, खून निकल रहा है, जहां कहीं मेरी जान निकल जाए मुझे वहीं दफन कर देना, और अगर तुम्हें मेरी नीयत पर कोई शुबा था तो वो दिल से निकाल कर मुझे बख्श देना। मैंने अमानत में खयानत नहीं की। खुदा तुम्हें जिंदा और सलामत अपने ठिकाने पर पहुंचा दे। घोड़ा चला जा रहा था और रात गुजरती जा रही थी। सुबह तुलू हुई तो हदीद नीम बेहोशी की हालत में था और अपने आप को होश में रखने की सरतोड़ कोशिश कर रहा था। उसका खून रुक गया था, लेकिन ज्यादातर खून बह जाने से उसका जिस्म बेजान हो गया था। लड़की ने उसे छोटे से नखलिस्तान में उतारा, उसे पानी पिलाया। घोड़ों के साथ कुछ खाने की चीजें बंधी हुई थीं, वो हदीद को खिलाईं। इससे उसका दिमाग साफ होने लगा। उसे पहला ख्याल ये आया कि पहले वो इस लड़की का मुहाफिज था, अब इसका कैदी है। लड़की ने उसे लिटा दिया। वो रात भर घोड़े पर सवार रहे थे। कुछ देर के आराम से हदीद का जिस्म ठिकाने आ गया। उसने लड़की से कहा, शोबक दूर नहीं, शायद 1 दिन की मुसाफत है, तुम एक घोड़ा लो और उसे भगाती ले जाओ, जल्दी पहुंच जाओगी, मैं वापस चला जाऊंगा। लड़की ने कहा, तुम जिंदा वापस नहीं पहुंच सकोगे, अगर यहीं से वापस जाना है तो मुझे साथ ले चलो, तुमने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। हदीद ने कहा, मैं मर्द हूँ, मेरा दिल नहीं मान रहा कि एक लड़की मेरी हिफाजत करे, इससे बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मैं इन मामूली सी लड़कियों में से नहीं हूँ जो घरों में पड़ी रहती हैं। लड़की ने कहा, और जो मर्द की हिफाजत के बगैर एक कदम नहीं चल सकती। मुझे एक फौजी मर्द समझो, फर्क सिर्फ ये है कि मेरा हथियार मेरी खूबसूरती, मेरी जवानी और मेरी चर्ब जबानी है। मैं तुम्हारी तरह सख्तियां बर्दाश्त कर सकती हूँ, मैं शोबक तक पैदल पहुंच सकती हूँ। हदीद ने कहा, मैं तुम्हारे जज्बे की कदर करता हूँ। डाकू हम दोनों को कितना करीब ले आए हैं, मगर हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। तुम मेरे मुल्क की बुनियादें हिलाने की कोशिश कर रही हो और एक दिन मैं तुम्हारे मुल्क पर हमला करने आऊंगा। लड़की ने कहा, लेकिन इस वक्त मेरी दोस्ती कबूल कर लो, दुश्मनी की बातें उस वक्त सोचेंगे जब तुम तंदुरुस्त होकर अपने मुल्क में चले जाओगे। उसने हदीद की गर्दन के नीचे बाजू डालकर उसे उठाया। हदीद अब उठ सकता था। वो उठा और आहिस्ता आहिस्ता चलता घोड़े तक पहुंच गया। लड़की ने उसका पांव उठाकर रिकाब में रखा और उसे सहारा देकर घोड़े पर सवार कर दिया। लड़की भी उसी घोड़े पर सवार होने लगी तो हदीद ने हाथ आगे करके उसे रोक दिया और कहा, तुम अब दूसरे घोड़े पर बैठो, मैं अकेला सवारी कर सकूंगा, इसके बावजूद मैं इसी घोड़े पर बैठूंगी। लड़की ने कहा, तुम्हें अपने साथ लगाए रखूंगी। हदीद की जिद के बावजूद लड़की उसके पीछे सवार हो गई और जब एक बाजू उसके सीने पर रखकर उसे अपने साथ लगाने लगी तो हदीद ने मजाहमत करते हुए कहा, मुझे जरा अपने सहारे बैठने दो। लड़की ने उसे जबरदस्ती अपने साथ लगाकर उसका सर अपने कंधे पर डाल लिया। उसने हदीद से पूछा, मैं जानती हूँ तुम मुझे बदकार समझकर मुझसे दूर रहने की कोशिश कर रहे हो। हदीद ने कहा, नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ लड़की समझकर दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम्हें अपने करीब करने की ख्वाहिश होती तो 2 रातें तुम बेबसी की हालत में मेरी कैद में हो। मैं तुम्हें अपनी लौंडी बना सकता था, लेकिन मैंने अपने ऊपर शैतान का गलबा नहीं होने दिया। अब तो मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मैं अमानत में खयानत कर रहा हूँ। मेरे अंदर गुनाह का एहसास पैदा हो रहा है। लड़की ने उससे पूछा, तुम पत्थर तो नहीं हो? मुझे तो जिस मर्द ने देखा है भूखी नजरों से देखा है। मैंने सिर्फ इतनी सी कीमत देकर तुम्हारी कौम के 2 मोमिनों के ईमान खरीद लिए थे। हदीद ने पूछा, कितनी कीमत? सिर्फ इतनी सी कि उन्हें पास बिठाया और सर अपने कंधे पर रख लिया। हदीद ने कहा, उनके पास ईमान था ही नहीं। लड़की ने कहा, जो कुछ भी था वो मैंने उनसे ले लिया था। उसकी जगह उनके दिलों में अपनी कौम के खिलाफ गद्दारी डाल दी थी। हदीद ने पूछा, वो कौन है? लड़की ने जवाब दिया, अभी नहीं बताऊंगी। जिस तरह तुम अपने फर्ज के पक्के हो, इसी तरह मुझे भी अपना फर्ज अजीज है। हदीद खामोश हो गया। वो लड़की के जिस्म की हरारत और हल्की हल्की बू महसूस कर रहा था। लड़की के खुले हुए रेशमी से बाल हवा से लहराकर उसके गालों पर पड़ रहे थे और गालों को सहला रहे थे। उसे ऊंघ आ गई। घोड़ा चलता रहा।
बहुत दूर जाकर हदीद की आंख खुली तो सूरज सर पर आ चुका था। उसने कहा, घोड़े को एड़ लगाओ, मुझे उम्मीद है कि हम सूरज गुरूब होने के बाद शोबक पहुंच जाएंगे। लड़की ने घोड़े को एड़ लगाई और सहरा तेजी से पीछे हटने लगा। सूरज गुरूब हो चुका था। शोबक के किले के उस कमरे में जहां सलीबी हाकिमों और कमांडरों के इजलास हुआ करते थे, वहां हाकिम और कमांडर बैठे थे। उनमें आलिम जासूस भी बैठा था। वो कह रहा था, मैं ये नहीं बता सकता कि दोनों लड़कियों का क्या हश्र हुआ है या हो रहा है। मैंने उन्हें बचाने बल्कि उन्हें देखने की भी कोशिश नहीं की, क्योंकि उनसे ज्यादा कीमती ये राज है जो मुझे आप तक पहुंचाना था। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि डाकुओं ने हमला किया तो मैं मौका देखकर एक तरफ हो गया और एक घोड़े तक पहुंच गया। एक तो मेरी रिहाई एक मौजज़ा है, दूसरा मौजज़ा ये हुआ कि मैं इतने खूंरेज मार्के में से साफ बचकर निकल आया। कोई भी मेरे पीछे नहीं आया। मेरा ख्याल है कि वो डाकू नहीं थे, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के भेजे हुए आदमी थे। मैं ये नहीं बता सकता कि उसने हम तीनों को खुद सजाए मौत क्यों न दी और लड़कियों को खराब करने का ये तरीका क्यों इख्तियार किया। ये एक ढोंग था। लड़कियां अब उन लोगों के कब्जे में होंगी और जालिमाना अजियतें बर्दाश्त कर रही होंगी। उन्हें छुड़ाने का हम कोई तरीका नहीं सोच सकते। एक सलीबी हाकिम ने कहा, ये कुर्बानियां तो देनी पड़ती हैं। हमारे पास लड़कियों की कमी नहीं, हमारा ये तरीका कामयाब है। इसे जारी रखने के लिए और लड़कियां तैयार करो। सब आ गए हैं, अब वो राज बताओ जो तुम अपने साथ लाए हो। आलिम जासूस उन्हें सुना चुका था कि वो काहिरा की एक मस्जिद से किस तरह गिरफ्तार हुआ था, कैद खाने में उसके साथ और लड़कियों के साथ क्या सलूक हुआ और सुल्तान अय्यूबी ने उन्हें किस तरह खिलाफ तवक्को रिहा किया। उसने ये भी सुनाया कि ये राज सुल्तान अय्यूबी ने उसे किस तरह दिया है। उसने तारीख बताकर कहा, सुल्तान अय्यूबी उस रोज अपनी फौज को कूच करवाएगा, वो करक पर हमला करेगा। नायब सालार कह रहे थे कि शोबक को पहले लेना चाहिए क्योंकि ये ज्यादा मजबूत कला है, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी शोबक पर अपनी ताकत जाया नहीं करना चाहता। वो करक को कमजोर समझकर पहले उसे लेना चाहता है। वहां वो अपनी फौज और रसद वगैरह का अड्डा बनाएगा। रसद जमा करके वो कुमक बुलाएगा और फौज को काफी आराम देकर शोबक पर हमला करेगा। उसने ये खास तौर पर कहा था कि वो हमें बेखबरी में लेना चाहता है। इसकी वजह उसने ये बताई कि उसकी फौज कम है और हमारी फौज ज्यादा भी है और हमारे पास घोड़े भी बेहतर हैं और हमारे पास खुद और जिरा बख्तर हैं। उसने साफ अल्फाज में कहा है कि अगर सलीबी फौज ने उसे रास्ते में रोक लिया तो उसे शिकस्त के सिवा कुछ हासिल न होगा। वो खुले मैदान में लड़ने से डरता है। आलिम जासूस ने वो तमाम बातें बताई जो उसने सुल्तान अय्यूबी की जबान से सुनी थी। इतने कीमती और अहम राज की तफसील सुनकर लड़कियों को सब भूल गए और इस मसले पर तबादला ख्याल करने लगे। वो इस नतीजे पर पहुंचे कि सुल्तान अय्यूबी गैर मामूली तौर पर दानिशमंद जंगजू है। उसने करक पर हमले का जो प्लान बनाया है उसमें उसकी जंगी फहम फरासत का पता मिलता है। रास्ते में न लड़ने का फैसला भी उसकी दानाई की दलील है। वो रास्ते में ताकत जाया नहीं करना चाहता। ये खुदाए यसु मसीह का खास करम है कि उसके प्लान का इल्म हो गया है, वरना वो करक को लेकर शोबक जैसे मजबूत दिफा के लिए खतरा बन सकता था। उन्होंने उसी वक्त सुल्तान अय्यूबी के प्लान के मुताबिक अपनी फौजों की नकलो हरकत और दिफा का प्लान बनाना शुरू कर दिया। प्लान में ये इक़दामात तय पाए, सलीबी अफवाज की मुत्तहिदा मरकजी कमान शोबक में ही रहेगी, रसदगाहें भी वहीं रखी जाएंगी, जंग को शोबक ही से कंट्रोल किया जाएगा, करक की कलाबंदी को और ज्यादा मजबूत किया जाएगा, कुछ और फौज करक मुंतकिल कर दी जाएगी, अय्यूबी को करक से दूर उसकी अपनी सरहद के अंदर किसी दुश्वार गुजार इलाके में रोका जाएगा। इस मकसद के लिए ज्यादा से ज्यादा फौज भेजी जाएगी। इस फौज में घुड़सवार और शुतर सवार ज्यादा होंगे। कोशिश की जाएगी कि अय्यूबी की फौज को घेरे में ले लिया जाए, पानी के चश्मों पर पहले से कब्जा कर लिया जाए। इन इक़दामात पर फौरी तौर पर अमल दरामद के अहकामात नाफिज कर दिए गए। हर कोई खुश था। ये पहला मौका था कि सुल्तान अय्यूबी का कोई राज कबल इस वक्त मालूम हो गया था, वरना उसने सलीबियों को हमेशा आड़े हाथों लिया था। इस पर हैरत का भी इजहार किया गया कि सुल्तान अय्यूबी जैसे आदमी से ये लग़्ज़िश सरजद हुई कि इन जासूसों को दूसरे कमरे में बिठाकर, जिन्हें वो रिहा करने का फैसला कर चुका था, ऐसी नाजुक बातें बुलंद आवाज से की जो उसे शिकस्त फाश से दो चार कर सकती थी। उन्होंने एक एहतमाम ये भी किया कि फ्रांस की फौज जो वहां से बहुत दूर थी, ये पैगाम भेज दिया कि फलां दिन से पहले ऐसे मकाम पर पहुंच जाए जहां नूरुद्दीन जंगी की भेजी हुई कुमक को रोका जा सके। इतने में एक सलीबी अफसर अंदर आया और इंटेलिजेंस के सरबराह के कान में कुछ कहा। उस सरबराह ने सबको बताया कि इन दो में से एक लड़की जो डाकुओं के घेरे में आ गई थी अभी अभी आई है। इत्तला मिली है कि उसके साथ एक जख्मी मुसलमान मुहाफिज है। आलिम जासूस सबसे पहले कमरे से निकल गया। उसके पीछे दूसरे लोग भी बाहर चले गए। हदीद को लड़की ने बरामदे में लिटा दिया था और खुद उसके पास बैठी थी। घोड़े की इतनी लंबी सवारी और तेज रफ्तारी ने हदीद के जख्म खोल दिए थे। उसका खून जो सुबह बंद हो गया था फिर बहने लगा और उस पर गशी तारी होती जा रही थी। सलीबी कमांडरों ने हदीद की तरफ कोई तवज्जो न दी क्योंकि उन्हें बताया गया था कि डाकुओं का हमला एक ढोंग था। उन्होंने लड़की को हाथों हाथ लिया और अंदर चलने को कहा।
वो बड़ी कीमती लड़की थी, लेकिन उसने उस वक्त तक अंदर जाने का इरादा मुलतवी कर दिया जब तक हदीद की मरहम पट्टी नहीं हो जाती। इंटेलिजेंस का सरबराह हरमन नाम का जर्मन था। उसने लड़की को परे ले जाकर कहा कि सांप के बच्चे की तुम मरहम पट्टी कराना चाहती हो, ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम बच कर आ गई हो, वरना ये दरिंदे तुम्हें इन वहशियों के हवाले करना चाहते थे जो डाकू बनकर आए थे। लड़की ने झुंझला कर कहा, ये झूठ है। पहले हमें भी यही शक था, लेकिन इस शख्स ने मेरे सारे शकूक रफा कर दिए हैं। उसने 2 डाकुओं को हलाक करके मुझे बचाया है। उसने हरमन को सारा वाकया सुना दिया और ये भी बताया कि ये शख्स उसे बार बार कहता था कि मुझे यहीं मरने दो और तुम चली जाओ। सलीबियों के दिलों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत इतनी गहरी उतरी हुई थी कि इतने ज्यादा अफसरों में से किसी एक ने भी नहीं कहा कि इस जख्मी की मरहम पट्टी करो। आलिम जासूस तक ने उसकी तरफ तवज्जो न दी। लड़की उनके साथ अंदर नहीं जा रही थी। आखिर किसी ने कहा कि जख्मी को कमरे में ले चलो और फौरन मरहम पट्टी करो। उसे उठवा कर ले गए और लड़की अपने अफसरों के साथ चली गई। उसे कहा गया कि वो बयान करे कि किस तरह जिंदा बची है। उसने पूरी तफसील से सुना दिया। इस दौरान उसके लिए वहीं खाना और शराब आ गई। उसने कहा, अगर जख्मी को खाना खिलाया जा चुका है तो मैं खाऊंगी, मैं जरा उसे देखाऊं। वो जाने के लिए उठी। ठहरो लुजीना, हरमन ने उसे बड़े रोब से कहा, तुम दूसरी बार सलीब की फौज के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही हो। पहले तुम्हें अंदर चलने को कहा गया तो तुमने ये कहकर इनकार कर दिया कि पहले जख्मी को उठाओ। अब तुम बिला इजाजत और बदतमीजी से बाहर जा रही हो। ये सब सलीबी फौज के अहकाम हैं और यहाँ 2 सलीबी हुक्मरान बैठे हैं। जानती हो इस हुक्म उदूली और बदतमीजी की क्या सजा है? 10 साल सजाए कैद। और जब तुम ये हुक्म उदूली दुश्मन के एक मामूली से ओहदेदार की खातिर कर रहे हो तो तुम्हें सजाए मौत भी दी जा सकती है। क्या सलीबी हुक्मरान और कमांडर इस इंसान को इसका सिला नहीं देंगे कि इसने इनकी एक तजर्बाकार जासूसा की जान अपनी जान खतरे में डालकर बचाई है? लड़की ने कहा, मैं जानती हूँ वो मेरे दुश्मन की फौज का ओहदेदार है, लेकिन मैं इसे दुश्मन उस वक्त कहूंगी जब वो अपनी फौज में वापस चला जाएगा। दुश्मन हर हाल में और हर जगह दुश्मन है। एक सलीबी कमांडर ने चिल्लाकर कहा, फलस्तीन में हमने कितने मुसलमानों को जिंदा रहने दिया है, इनकी नस्ल हम क्यों खत्म कर रहे हैं? इसलिए कि वो हमारे दुश्मन हैं, बल्कि इसलिए कि वो हमारे मजहब के दुश्मन हैं। दुनिया पर सिर्फ सलीब की हुक्मरानी होगी। एक जख्मी मुसलमान हमारे लिए कोई हैसियत नहीं रखता। बैठ जाओ। लड़की बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगली सुबह से शोबक में एक नई सरगर्मी शुरू हो गई। ये फौजी नौयत की सरगर्मी थी। शोबक शहर के लोग इस सरगर्मी से बेनियाज अपने कामकाज में मसरूफ होते जा रहे थे। कले से फौजें निकल रही थीं, सामान भी इधर उधर किया जा रहा था। बाहर से आने वाली फौज की आरजी खैमागाह के लिए जगह खाली की जा रही थी। रसद इकट्ठी करने के लिए ऊंटों की कतारें आ रही थीं। फौजी हेडक्वार्टर में भी भाग दौड़ थी। ये सारी तैयारी सलाहुद्दीन अय्यूबी का हमला रोकने के लिए की जा रही थी और इन अहकामात पर अमल दरामद शुरू हो गया था जो गुज़श्ता रात के प्लान के मुताबिक दिए गए थे। हर एक अफसर इस अफरा तफरी में मसरूफ था। चंद एक बड़े अफसर करक रवाना हो गए थे। सिर्फ एक लड़की थी जो इस सरगर्मी और भाग दौड़ से लाताल्लुक थी। ये वही लड़की थी जो जख्मी हदीद को लाई थी। उसके अफसर हरमन ने उसे लुजीना के नाम से पुकारा था। रात उसे कॉन्फ्रेंस के कमरे से आधी रात के बाद फरागत मिली थी। वो जासूसी के खुसूसी शोबे से ताल्लुक रखती थी, इसलिए कॉन्फ्रेंस में उसकी जरूरत थी। उससे काहिरा के इन अफराद के मुताल्लिक रिपोर्टें लेनी थी जिनके पास वो जाती रही थी। आधी रात के बाद नींद और घुड़सवारी की थकन ने उसे निढाल कर दिया था। कॉन्फ्रेंस के बाद एक अफसर ने उसे कहा था, उसे डॉक्टर के हवाले कर दिया गया है। तुम्हें उसकी इतनी ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी ड्यूटी ऐसी है जिसमें ऐसे जज्बात कामयाब नहीं होने दिया करते। और उसके अपने शोबे के बड़े अफसर हरमन ने उसे कहा था, अगर आज रात मैं न होता तो कोनार्ड और गे ऑफ लोजिनान जैसे बादशाह जो किसी को बख्शा नहीं करते तुम्हें कैद में डाल देते। तुम्हारे मुहाफिज का इंतजाम कर दिया गया है और तुम्हारे लिए यह हुक्म है कि तुम उससे नहीं मिलोगी। लुजीना ने हैरत और मायूसी से कहा, क्यों? क्या मैं उसका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकूंगी? हरमन ने कहा, नहीं, क्योंकि वो दुश्मन का फौजी है। तुम अपना शोबा जानती हो क्या है। हम तुम्हें उससे मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। ये तो तुम्हारे फन और फर्ज का तकाजा है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि उसके साथ तुम्हारी जज्बाती वाबस्तगी हो गई है। तुम्हें दुश्मन के साथ ऐसी वाबस्तगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। आप मुझे सिर्फ इतना सा यकीन दिला दें कि उसकी मरहम पट्टी हो गई है। लुजीना ने कहा, और उसे सही और सलामत वापस भेज दिया जाएगा। हरमन ने झुंझला कर कहा, लुजीना, मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर दी जाएगी। और सुनो, तुम बड़ी मुश्किल और खतरनाक मिशन से वापस आई हो और तुम्हारा सफर ज्यादा खतरनाक था। तुम्हें आराम के लिए 10 दिन छुट्टी दी जाती है। मुकम्मल आराम करो। ये बातें रात को हुई थीं। वो अपने कमरे में चली गई थी। जासूस लड़कियों की रिहाइश हाई कमान के हेडक्वार्टर से बहुत दूर थी। उस जैसी आला दर्जे की जासूस लड़कियां निहायत अच्छे कमरों में रहती थीं, जहां उन्हें शहजादियों जैसी सहूलतें और अय्याशी मुयस्सर थी। उनकी ड्यूटी ऐसी थी कि उन्हें मुसलमान मुल्कों में भेजा जाता था, जहां पकड़े जाने की सूरत में उन्हें हर किस्म की अजियत और जिल्लत में डाला जा सकता था। मौत या सजाए मौत तो यकीनी थी। ऐसी ड्यूटी का तकाजा था कि इन लड़कियों को दुनिया की हर आसाइश मुहैया की जाए। लुजीना कमरे में जाते ही सो गई थी।
दूसरे दिन उसका जिस्म टूट रहा था। वो उठना नहीं चाहती थी, लेकिन वो उठी और नाश्ता करके बाहर निकली। उसके साथ वाले कमरों की लड़कियां आ गईं। वो उससे काहिरा की बातें सुनना चाहती थीं। उसने बहुत ही मुख्तसर सी बात सुनाकर उन्हें टाल दिया और अस्पताल की तरफ चल पड़ी। वो थोड़ी दूर ही गई थी कि उसकी एक साथी लड़की, जो उसकी हमराज सहेली भी थी, पीछे से जा मिली और पूछा, लूजी, तुम कहाँ जा रही हो और तुम परेशान हो? ये थकन का असर है या कोई खास वाकया हो गया है? तुम्हें छुट्टी नहीं मिली? उसने जवाब दिया, छुट्टी मिल गई है। एक खास वाकया हो गया है जिसने मुझे परेशान कर दिया है। वो सहेली को साथ लिए एक दरख्त के नीचे जा बैठी और उसे तमाम वाकया सुना दिया। उसे अपने अफसरों ने जो धमकियां दी थीं वो भी सुनाई और उसने कहा, मैं हदीद से मिलना चाहती हूँ। मुझे डर है कि उसकी मरहम पट्टी नहीं हुई और उसे शहर से निकाल दिया गया है या उसे मरने के लिए किसी कोठरी में बंद कर दिया गया है। तुमने बताया है कि तुम्हें उससे मिलने से मना कर दिया गया है। सहेली ने उसे मशवरा दिया, ये खतरा मोल न लो। तुम अगर पकड़ी गई तो जानती हो क्या सजा है। इस शख्स के लिए मैं सजाए मौत भी कबूल कर लूंगी। लुजीना ने कहा, मैं तुम्हें सुना चुकी हूँ कि इसने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाली है। मेरी जान को तो कोई खतरा नहीं था। डाकू मुझे ले भी जाते तो चंद दिन मुझे खराब करके किसी अमीर कबीर आदमी के हाथ फरोख्त कर देते। हदीद मेरे इस अंजाम से आगाह था। उसने मेरी इज्जत की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी। डाकू ने कहा भी था कि लड़कियां हमें दे दो और चले जाओ। वो ये भी जानता था कि मैं पाकबाज लड़की नहीं, मगर उसने मुझे अमानत समझा। लड़की ने कहा, तुम उसके लिए जज्बाती हो गई हो। लुजीना ने जवाब दिया, हाँ, मैं जज्बात का इजहार हरमन के आगे नहीं कर सकती थी, अपना दिल तुम्हारे आगे रख सकती थी। तुम मेरी सहेली हो और औरत का दिल रखती हो। हमारी जिंदगी क्या है? हम एक खूबसूरत खंजर और मीठा जहर हैं। हमारा जिस्म मर्द की तफरी और फरेब के लिए इस्तेमाल होता है। मैंने ये बातें पहले कभी नहीं सोची थी। अपने वजूद को जज्बात से खाली समझा था, मगर उस आदमी के जिस्म को मैंने अपने जिस्म के साथ लगाया तो मेरे वजूद में वो सारे जज्बात बेदार हो गए जो मैं समझती थी मुझ में नहीं है। मैं एक ही बार माँ, बहन, बेटी और किसी को चाहने वाली लड़की बन गई। ये शायद उसका असर था कि अपने आप को मैं बादशाहों के दिलों पर हुक्मरानी करने वाली शहजादी समझती थी। मुझ पर इतनी तखरीबकारी डाली गई है कि जाबिर हुक्मरानों को भी उंगलियों पर नचा सकती हूँ, मगर डाकुओं ने मुझे बिकने वाली चीज बना दिया। मुझे इस सतह पर ले आए जहाँ मुझ जैसी लड़कियां हर रात नए गाहक के हाथ फरोख्त होती हैं या किसी मुसलमान अमीर या हाकिम के हाथ फरोख्त होकर उसके हरम की लौंडियां बन जाती हैं। उस आदमी ने, जिसका नाम हदीद है, मुझे इस सतह से ऊपर उठा लिया। इससे पहले मैं उसकी कैदी थी। उसने मुझे इस काबिल नहीं समझा कि मुझे तफरीह का जरिया बनाता। वो ऐसा कर सकता था। उसने मुझे नजरअंदाज किया। फिर उसने जब मेरी इज्जत को बचाने के लिए अपना जिस्म कटवा लिया तो मैंने बेकाबू होकर उसे अपने सीने से लगा लिया और इस सतह की लड़की बन गई जिससे मुझे गिरा दिया गया है। मुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी की बात याद आ गई। उसने मुझे कहा था कि तुम किसी बाइज्जत आदमी के साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। मैंने दिल में कहा था कि ये मुसलमान अहमक है। मैं अब महसूस कर रही हूँ कि हमारे दुश्मन ने कितनी अजीम बात कही थी। मैं तुम्हें साफ बता देती हूँ कि मैं अब जासूसी नहीं करूंगी। मेरे दिमाग में बचपन से जो सबक डाले गए थे, वो सहरा की खौफनाक रात ने, डाकुओं के खतरे ने और हदीद के जिस्म की हरारत और उसके खून की बू ने ज़ायल कर दिए हैं। तुम इतनी लंबी बात न करती तो भी मैं जान गई थी कि तुम क्या महसूस कर रही हो। उसकी सहेली ने कहा, लेकिन मैं हकीकत से आगाह करना जरूरी समझती हूँ। उसे चले जाना है, तुम उसके साथ नहीं जा सकोगी। वो अगर यहाँ तकलीफ में है तो हुक्म है कि तुम उसे नहीं मिल सकती। अगर पकड़ी गई तो अपने साथ उसे भी मरवाओगी। लुजीना ने मिन्नत की, तो तुम मेरी मदद करो, ये मालूम करो कि वो कहाँ है। मुझे सिर्फ ये मालूम हो जाए कि वो ठीक हो गया है और तंदुरुस्ती की हालत में चला गया है तो मेरे दिल को चैन आ जाएगा। सहेली ने कहा, हाँ, मैं ये काम कर सकती हूँ, तुम कमरे में चली जाओ। लुजीना कमरे में चली गई और उसकी सहेली किसी और तरफ निकल गई। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।